आज डिस्कस करते हैं आज 2 फरवरी 2026 का करंट अफेयर्स द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। शुरू करते हैं। मैं आपको बहुत ही कम समय में जो उतना ही टॉपिक दूंगा जितना कि आपको रिक्वायर्ड है। तो ये यूपीएससी और पीसीएस और बाकी एग्जाम अगर है तो उनके लिए भी देख सकते हैं आप हो, लेकिन इन दोनों के लिए मेन इंपॉर्टेंट है, बाकी सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत कम टाइम में मैं आपको दूंगा, ना कि ऐसा नहीं है कि आपके 90 मिनट्स मैं आपके बेकार करूं, क्योंकि बहुत होते हैं इतने और इतना कुछ आता भी नहीं है अखबार से। मतलब वो लोग अखबार की हर एक एक चीज़ को डिस्कस करते हैं, वो टाइम वेस्ट है मेरे हिसाब से, क्योंकि प्रीलिम्स में उतना आता नहीं है और मेंस में उतना लिखने का टाइम आपके पास होता नहीं है। और इंटरव्यू में तो क्या ही करोगे आप, 20 मिनट का इंटरव्यू होता है, तो 20 मिनट में आपसे डेप्थ से सवाल पूछते हैं डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म से। तो वहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि आपको इंडिया और रूस की दोस्ती की हिस्ट्री बतानी है, वहाँ पे बहुत ही बस नॉर्मल एक दो पॉइंट बताने होते हैं, वो आपको यूपीएससी इंटरव्यू के टाइम पे मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो यूनियन बजट दोस्तों पास किया गया था 1 फरवरी 2026 को। और प्राइमरी फोकल जो पॉइंट था इसका, मतलब जो इसकी मेन महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो क्या थी। फोकल पॉइंट मतलब मेन जो फोकस देने वाला पॉइंट था वो है कि बजट जो है, आपको प्रीलिम्स के हिसाब से याद रखना है कि बजट नाम का वर्ड जो है, ये एक सिर्फ स्टेटमेंट नहीं है कि ये दे दिया, ये विजन डॉक्यूमेंट है जो सरकार पेश करती है कि हम साल भर करने क्या वाले हैं, हम साल भर करने क्या वाले हैं। जैसे कि आप सैलरी पाते हैं, आपकी सैलरी मान लो आ गई, अब उसको आप महीने भर में कैसे स्पेंड करोगे, क्योंकि सैलरी महीने में सिर्फ एक बार आती है, तो उसको आप कैसे स्पेंड करोगे ये मैटर करता है। तो ठीक है, तो ये वाला पूरा पार्ट डिस्कस करते हैं हम लोग हैं। बजट पहले तो होता क्या है। बजट जैसा कि आप पाते हैं कि एक सैलरी पाते हैं, फिर उसको कैसे आप कहाँ कहाँ खर्च करोगे, सब पूरा प्लान करके आप करते हो। तो बजट है, ये एक प्लानिंग है एक्सपेंडिचर की। ठीक है, जैसे कि फिजिकल पॉलिसी कैसी होगी सरकार की, हमारी जो वित्त मंत्रालय है उनकी पॉलिसी कैसी होगी, वित्त मंत्रालय की। अब देखो दोस्तों, फिजिकल, अब मनी से दो चीज़ें आती हैं, एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी, एक होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी और दूसरी होती है फिजिकल पॉलिसी। ये वाली तो बैंक के हाथ में होती है, आरबीआई के हाथ में, तो ये तो अपना साल भर वो करते रहते हैं। फिजिकल पॉलिसी सर केवल एक बार आती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, और बाकी स्टेट गवर्नमेंट की आती रहती हैं। तो अभी आपको याद रखना है कि ये फिजिकल पॉलिसी है सरकार की। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब कि वो एक्सपेंडिचर जिससे बाद में पैसा कमाया जा सके, जैसे कि रोड पे खर्च करना, ब्रिज पे खर्च करना। उससे क्या होता है कि आप टोल टैक्स करते हो, सरकार टोल टैक्स करती है, और फिर जो है सरकार मान लो कोई कंपनी बनाती है, जैसे कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, या फिर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, तो ये सरकार की कंपनियां हैं। सरकार अगर मतलब में पैसा लगाती है तो सरकार ने पैसा लगाया होगा पहले कभी, तो उसका आज भी हमको इनकम इनको दिख रहा है। इनकम जो है, कमाई आज भी हो रही है। ऐसे जितने ब्रिज पुल बने हैं उनसे कमाई होती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे सरकार कमाई होती है। टूरिज्म पे मान लो इन्वेस्ट किया, जैसे लाल किला दिल्ली वगैरह, इनकी साफ सफाई जब सरकार करती है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आती है। उससे क्या होता है कि और भी फैसिलिटी, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, और भी वहाँ पे रोड ट्रांसपोर्ट की वहाँ तक ले जाना, है ना, जितने भी हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं वहाँ तक, तो वो टूरिज्म में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट का कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट को कहते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ठीक, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और इन्फ्लेशनरी ट्रेंड मतलब कि जो इन्फ्लेशन, महंगाई, देखिए उसके बारे में भी ये डॉक्यूमेंट बात करता है। तो पहली बात तो प्रीलिम्स का फेवरेट क्वेश्चन ये है कि आर्टिकल 112 ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिफाइन करता है। ठीक है, दिस डॉक्यूमेंट इज अ एस्टिमेटेड रिसिप्ट। एस्टिमेट का मतलब अनुमान लगाया गया कि हमारे पास इतना पैसा आएगा और हम इतना पैसा खर्च करेंगे। ठीक है, अभी कोई रियल नहीं है, एस्टिमेटेड है कि इसे 1 फरवरी को, आपको पता है कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है, जैसे कि आप मान लो जनवरी में कोई काम किया, आपने कंपनी में काम किया, तो 1 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक आप काम करते हो। फिर 1 फरवरी को आपकी सैलरी आती है, तो मतलब महीने भर आपने काम किया। और अगर सोचो कि आप 25 जनवरी को ही ये एस्टिमेट करने लगो कि मुझे सैलरी इतनी मिलेगी, हालांकि यहाँ पर डिसाइड होता है कि आपकी सैलरी कितनी है, लेकिन अगर मान लो आप ऐसी कंपनी में काम कर रहे हो जहाँ पे आपके काम के हिसाब से आपको पर डे के हिसाब से हो, तो अभी आप 25 जनवरी को क्या करोगे कि हाँ, मान लोगे कि मुझे 30,000 सैलरी मिलने वाली है, 1,000 रुपये पर डे के हिसाब से। लेकिन सोचो 25 जनवरी 26 27 को आप बीमार पड़ गए,
तो 2,000 रुपये कम पड़ जाएंगे आपके, तो मतलब कि 28,000 रुपये की सैलरी आपको मिलेगी। तो आप 25 जनवरी को आप क्या कर रहे थे, इस्टीमेट कर रहे थे कि इस्टीमेशन हमारा क्या है हमारी सैलरी को लेकर के, ठीक है। ऐसे ही सरकार का जो साल होता है, हमारा हम यहाँ महीने भर की सैलरी देख रहे थे, और यहाँ पर आप साल भर की सैलरी देखते हो, तो यहाँ पे 1 अप्रैल से लेकर के, यहाँ पर आप 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक की आप सैलरी देख रहे थे, ठीक है। 31 मार्च की। अभी क्या है कि 31 मार्च को पता लगेगा कि हमारा वाकई में कितना हमारी कमाई हुई जा करके है पूरे साल भर की। 31 जो मार्च अभी आ रहा है, इसमें मालूम पड़ेगा कि हमने 2025 अप्रैल 1 से लेकर के 2026 मार्च तक कितनी कमाई की है, ये 31 मार्च को पता लगेगा ना। लेकिन हम लोग अभी इस्टीमेट 1 फरवरी को ही कर रहे हैं, तो वैसे ही है जैसा कि आपने 25 जनवरी को इस्टीमेट किया था कि मेरी सैलरी महीने भर की क्या होने वाली है, ठीक है। और ये बजट कौन प्रिपेयर करता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, ठीक है। ये नोडल एजेंसी है जो रिस्पॉन्सिबल है प्रिपेयरिंग बजट, बजट को प्रिपेयर करने के लिए नोडल एजेंसी है जो बजट प्रिपेयर करती है। अंडरस्टैंडिंग हायर, और ये ब्यूरोक्रेटिक रिगरस, मतलब बहुत ही मेहनती वाला काम है कि ब्यूरोक्रेटिक जितने भी हमारे आईएएस ऑफिसर होते हैं और जितने भी हमारे आईपीएस ऑफिसर होते हैं, जो भी गवर्नमेंट बजटिंग में सरकार ने काम दिया है जिन लोगों को, वेरियस यूनिवर्सिटीज़ के बहुत सारे विभिन्न विभिन्न यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स हैं उनको काम दिया गया, तो वो एक्चुअल में 5-6 महीने का बहुत रिगरस प्रैक्टिस होती है, सितंबर अक्टूबर से ही वो लग जाते हैं। हालांकि ये आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इररिलेवेंट है, अनइम्पॉर्टेंट है। अब सरकार की जो बजट की जो थीम है इस साल की, वो क्या रही है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम बढ़ाएंगे, कैपिटल स्केल अप करेंगे। स्केल अप का मतलब होता है बढ़ाना, स्केल अप का मतलब होता है बढ़ाना, ये करेंगे। कितना बजट जो है पैक किया गया है, मतलब कि अनुमानित किया गया है कि 12.2 लाख रुपए हम इस साल खर्च करेंगे। पैक का मतलब है अनुमान किया गया, मतलब मान के चलना कि हम 12.2 लाख रुपए, 12.2 लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगे, ठीक है। 12.2 लाख करोड़ अगर मैं देखूं तो 12.2, फिर लाख में होते हैं 5 जीरो, करोड़ में होते हैं 7। अगर मैं इसको कर दूं तो 12.12 2 और 7 5 12 11 जीरो अगर मैं ऐड कर दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इतने जीरो अगर मैं ऐड कर दूं, इतने रुपए हम लोग खर्च करने वाले हैं। रुपए, डॉलर नहीं है, रुपए है। इतने रुपए हम लोग खर्च करने वाले हैं, कब से कब तक, 1 अप्रैल 2026 से लेकर के 31 मार्च 2027 तक हम लोग इतना खर्च करेंगे, इतना हम लोग खर्च करेंगे, ठीक है। तो ये है। अब मल्टीप्लायर इफेक्ट दोस्तों क्या है, बहुत सारे एक्सपर्ट जो हैं यहाँ पे, ठीक है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कहा कि मल्टीप्लायर इफेक्ट जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से ज़्यादा होता है। कैसे, जैसे मान लो सरकार ने 20,000 रुपये किसी टीचर को सैलरी दी, सरकारी टीचर को, सपोज करो, हालांकि इतनी है नहीं, ज़्यादा है इससे, तो उससे क्या होगा, वो सैलरी सर वो पा गया, वो अपना करेगा जो भी अपना खर्च करना है। लेकिन अगर सरकार ने सोचो कि इतने का अगर मान लो सड़क बना दिया, ब्रिज बना दी मान लो कहीं पर 20,000 रुपये की, ठीक है, या मान लो कहीं पे सपोज करो कि लाल किला में या कोई मॉन्यूमेंट ऐसा है कि वहाँ पर पानी की टंकी 4 लगवा दी, तो अभी क्या होगा कि मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या होगा कि लोग और आएंगे लाल किला में टहलने के लिए कि भैया चलो पानी की व्यवस्था वहाँ पे है, टॉयलेट की व्यवस्था है, तो वो लोग और पैसा खर्च करेंगे आकर के टिकट लेकर के लाल किला देखने आएंगे। अभी क्या है, कहते हैं कि यार वहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं, तो मैं जाके क्या करूँ वहाँ पे। ये हर एक रुपया जो स्पेंड किया जाता है, मान लो अभी सरकार ने 20,000 रुपये अगर एक्सपेंड किया था, तो ये कम से कम 10 साल चलेगा ये टंकी। तो इसमें कितना ज़्यादा मतलब जो है लोग इसको काफ़ी हद तक, ये तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत सारे कितने हज़ारों लाखों टूरिस्ट आ चुके होंगे
तो हमने जो पैसा इन्वेस्ट किया था 20,000, इसका कहीं ना कहीं 2 लाख रुपए हमको रिटर्न में आएगा। तो मल्टीप्लायर इफेक्ट यही होता है। अब जैसे मान लो, तो यही है। ठीक है, तो इसमें कहा कि क्राउडिंग इन्वेस्टमेंट, ये टर्म हम पढ़ेंगे आपके बाद में, कि सरकार खूब कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है। सड़कें बनाना, रोड बनाना, रेल बनाना, रेलवे, फ्रेट कॉरिडोर हमने बनाए हैं। डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ी ढोने के लिए ट्रेनें बनाई हैं, उनके लिए अलग से पटरी बनाई है। ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ बनाई है, ताकि मुंबई से दिल्ली तक के लिए वगैरह वगैरह, ताकि हमारा जो मालगाड़ी है उसमें टाइम ना लगे। मान लो किसी ने, मतलब मुंबई की अगर मुंबई में कोई फैक्ट्री लगी अगर हुई है, तो वो चाहे तो झारखंड से या राजस्थान से अगर रॉ मटेरियल कोई मंगाना चाहे, अगर कोयला वगैरह हो गया या फिर कुछ भी, तो वो मालगाड़ी से, मान लो उत्तर प्रदेश में बहुत सारे लोग जो है खेती करते हैं आम की, सपोज करो, ठीक है, आम की सपोज करो खेती करते हैं। अब मुंबई में मान लो लगी है फैक्ट्री जूस बनाने की, ठीक है, माजा स्लाइस की, तो क्या करेंगे वो लोग मालगाड़ी से तुरंत ही खूब सारा आम मंगाएंगे और स्लाइस माजा बन जाएगी, तो कम कास्ट में आएगी। अब सोचो कि अगर मान लो मालगाड़ी की पटरी और जो है पैसेंजर ट्रेन की पटरी एक ही होती, तो क्या होता कि पैसेंजर ट्रेन को भाई जो है प्रेफरेंस दिया जाता है कि मालगाड़ी रुक गई किसी ट्रेन पे, रेल की पटरी पे, तो क्या होता था, टाइम बहुत लगता था। जो काम आज 3 दिन में हो रहा है, पहले वो 10 दिन में काम होता था। तो ये एक्चुअल में इनफिशियंसी थी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की, लॉजिस्टिक्स की। ठीक है, लॉजिस्टिक्स का मतलब कि सामान का एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचना, उसमें जो कुछ भी आता है वो सबको इंक्लूड करना, रेलवे, ट्रक वगैरह सब कुछ उसमें ऐड करना है। कहाँ से माल जाता है, कैसे जाता है, ये इस डेस्टिनेशन से इस डेस्टिनेशन पहुंचने में जो कुछ भी ट्रांसपोर्ट हम यूज़ कर रहे हैं वो सब कुछ लॉजिस्टिक्स में आता है। माल को लोड करना, फिर यहाँ लोड करना, ये सब कुछ आता है उसमें। ठीक है, ये लॉजिस्टिक्स का पार्ट है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्रोवाइड्स इमीडिएट रिलीफ। मान लो पैसा सरकार ने किसी को सैलरी में देने में खर्च कर दिया, लेकिन उससे तो हमें इमीडिएट रिलीफ हो जाएगा कि किसी को सैलरी मिल गई, उसने खर्च किया, और जो भी उसने सब्जी और ग्रोसरी में, कपड़ों में खर्च किया। लेकिन अगर सरकार चाहती है कि उतना ही पैसा अगर वो कैपेक्स में खर्च कर देती है, तो इससे क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। सरकार ने मान लो 20 लाख रुपए की अगर मान लो सैलरी बांटी, और सरकार ने कहा 20 लाख रुपए की अगर हम वॉशिंग मशीन अगर दे दें, तो पता नहीं कितने धोबी बन के तैयार हो जाएंगे। पता नहीं कितने धोबियों को नौकरी मिल जाएगी वहाँ पे, जल्दी जल्दी वो कपड़े धुलेंगे, प्रेस करेंगे। तो इससे क्या होगा कि उनकी इनकम खूब अच्छे तरीके से होगी, है ना। और बाकी जो घर में जो लोग सैलरीड एम्प्लॉयड लोग हैं, उनको भी कम कॉस्ट में वो कपड़े धुले। अभी मान लो 20 रुपए की शर्ट धुलाई प्रेस कराई पड़ती है, तब शायद 5 रुपए पड़े या 10 रुपए पड़े, क्योंकि उन धोबियों के पास अब वॉशिंग मशीन आ गई बड़ी वाली है, तो अब वो जल्दी जल्दी कपड़े धुल देगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा वहाँ पे, तो इनकी कॉस्ट कम होगी। और कंपटीशन बहुत होगा, बहुत सारे धोबी वहाँ पे होंगे। एक गांव में पता लगा 20-20 धोबी हैं, अभी क्या है 2 ही 3 धोबी हैं, क्योंकि उनको हाथों से कपड़ा धुलना पड़ रहा है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर सरकार करती है कि उनको कैपिटल, अब वॉशिंग मशीन है या फिर जो है ट्रैक्टर वगैरह किसानों को देना, ये क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का काम है। और फिस्कल पॉलिसी और डेफिसिट मैनेजमेंट, ठीक है, फिस्कल डेफिसिट क्या है कि सरकार कितना खर्च करती है, सरकार की इनकम कितनी है, इसका जो अंतर होता है। मान लो सरकार की इनकम है 100 रुपये और सरकार ने खर्च किया 104 रुपये, तो -4 रुपये, मतलब कि 4 रुपये डिफिसिट आ गया इसका। ठीक है, ठीक है, एक्सपर्ट के द्वारा स्क्रूटनाइज किया गया, मतलब कि डिस्कस किया गया और एनालाइज किया गया। स्क्रूटनाइज का मतलब होता है एनालाइज करना। और, और तो क्या हुआ इसमें, गवर्नमेंट इज वॉकिंग टाइट रोप, मतलब बहुत ही कठिनाई से काम कर रही है कि ग्रोथ को बढ़ाना भी है और फिजिकल डिसिप्लिन को मेंटेन करना है। इतना खर्चा करना है कि ज़्यादा ना हो जाए। मतलब हमारी कमाई 100 रुपये पता लगा है, पाकिस्तान में हो क्या रहा है, 100 रुपये कमाई है और खर्चा कर रहे हैं 200, तो बहुत ज़्यादा है। मतलब कि -100 रुपये में लगभग 100% GDP का वो कर रहे हैं एक तरीके से, जितनी कमाई उनकी हो रही है, प्रोडक्शन जितना हो रहा है उनका। लेकिन भारत में क्या है, कमाई का मतलब यहाँ पे GDP मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। भारत में क्या है कि मान लो 100 रुपये कमाई हुई जाकर, मान लो 1000 रुपये कमाई हुई जा करके, तो हम लोग 1004 रुपये ही स्पेंड कर रहे हैं। तो कम जो है, तो ये फिजिकल डिसिप्लिन है। कम खर्च कर, मतलब अपनी कमाई से थोड़ा जस्ट ऊपर खर्च कर लो, तो उसको डिसिप्लिन बोलते हैं कि हम लोग डिसिप्लिन में रहेंगे।
पता लगा आपकी कोचिंग मान लो 4 बजे थी PM पे, 4 से 5, और आप पहुंचे हैं 4:30, तो ये तो इनडिसिप्लिन होगा जाकर के। आप अगर 4:02 हो गया तब कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि पहुंचना आपको चाहिए 3:45 पे ही, लेकिन आप पहुंच वहां गए हैं, देर पहुंचे तो आपका टॉपिक छूट जाएगा, तो ये दिक्कत वाली बात हो जाएगी आपके लिए। तो यही है। अब फ्रेंड शोरिंग का मतलब क्या है? डी ग्लोबलाइजेशन की। पहले ये नेशंस क्या करते थे कि डिमांड और सप्लाई के हिसाब से, कि जहाँ लेबर सस्ता है वहाँ पर फैक्ट्री लगाओ। लेकिन अब क्या है, हर गवर्नमेंट, दुनिया की हर गवर्नमेंट, चाहे USA हो, चाहे यूरोप हो, चाहे चाइना हो, ये सब चाह रहे हैं कि अपने अपने देश में उनकी फैक्ट्री रहें, या फिर अपने फ्रेंड के आसपास के कंट्रीज में रहें, ताकि उनको दिक्कत ना हो पाए। इससे क्या होगा कि कॉस्ट ज़्यादा बढ़ेगी। मान लो यूरोप में कॉस्ट लेबर की 1,000 रुपये है और भारत में है 100 रुपये, तो यहाँ पर शर्ट सस्ती बनेगी और यूरोप में महंगी बनेगी, USA में महंगी बनेगी, तो माल महंगा बनेगा, तो उनकी कंट्री की इकोनॉमी के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। हालांकि हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फ्रेंड शोरिंग, तो फ्रेंड शोरिंग का कॉन्सेप्ट है एलाई शोरिंग। ये क्या है? ट्रेड प्रैक्टिस है जहाँ पर कंट्री सोर्स रॉ मटेरियल, कंपोनेंट्स, पार्ट्स के और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो है उस कंट्री से लेना पसंद करती हैं जहाँ पर पॉलिटिकल वैल्यूज सेम सेम है, जैसे डेमोक्रेटिक आइडियल्स हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह, स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट उसके साथ हैं, तो वहीं से वो लोग परचेज करना चाहते हैं अब कंट्रीज जहाँ पर सेम सेम अलायंस। जैसे कि यूरोप चाहता है कि यूरोप USA की तो इसमें कहानी और ही चल रही है ट्रम्प साहब के अंडर, लेकिन यूरोप चाहता है वो इंडिया से ट्रेड पैक्ट करे, तो कर लिया उन्होंने। रशिया चाइना का काफ़ी, क्योंकि उनकी वैल्यूज़ काफ़ी सेम सेम है, कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं। अब ये गोल क्या है? रेजिलियंट सप्लाई चेन बनाना। कि रेजिलियंट का मतलब क्या है कि यूरोप को ये तसल्ली हो जाए कि हाँ, इंडिया से मुझे चीज़ें मिलती रहेंगी और मेरे लिए भी इंडिया एक बड़ी मार्केट है, तो मैं भी अपनी लग्जरी आइटम्स, गुड्स बेच पाऊंगी इंडिया में, और इंडिया से जो सस्ती चीज़ें हैं वो मैं खरीद पाऊंगी। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। वेपनाइज नहीं कर, USA ने क्या किया, टैरिफ लगा लगा करके वेपनाइज कर दिया है ट्रेड को, कि मैं तुम पे इतने टैरिफ लगाऊंगा। ये है चीज़। अब टैरिफ का मतलब क्या है कि यूरोप मान लो अगर 200 रुपये का सामान USA बेचता था और USA सिर्फ 100 रुपये का सामान बेचता था मान लो, तो मतलब कि 100 रुपये का सामान ज़्यादा यूरोप बेच पा रहा है USA को। अब 100 रुपये का सामान ज़्यादा जब USA को बेच पा रहा है, तो उस पर कहीं ना कहीं वो 40, 30, 40 रुपये फायदा भी ले रहा होगा। तो एक्चुअल जो इनकम है यूरोप की वो 30, 40 रुपये एक्स्ट्रा हो रही है पहले, ठीक है। तो इसीलिए से तो USA कह रहा है कि नहीं, हम आपके इस 100 रुपये पर हैवी टैक्स लगाएंगे, ताकि जो आपको 30, 40 रुपये जो बच रहे हैं वो हम आपको कट कर सकें, ठीक है। तो डी रिस्क करना चाहता है। डी रिस्किंग भारत की पॉलिसी है कि डी रिस्क। अब मैं इसको समझा रहा हूँ, ये वाले पार्ट को। फ्रेंड शोरिंग क्या है? अभी मैं स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप, जैसे कि इंडिया EU ने की है, US और इंडिया ने की थी। प्रोडक्टिव लिंक्स PLI स्कीम की सरकार जो है अगर कहे कि हम अपने स्ट्रेटजिक पार्टनर से सामान ज़्यादा खरीदेंगे, तो वो एक चीज़ हो जाती है। PLI स्कीम में क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट कम करना, कि पहले मान लो किसान को कहता है कि ट्रैक्टर हम लेंगे बैंक से 5 लाख रुपए का, बैंक से लोन लेंगे 5 लाख रुपए का। ये किस लिए लोन लिया है? ट्रैक्टर खरीदने के लिए बैंक लोन लिया है। अभी सरकार, अब मान लो 8% पे किसान ने लोन लिया था। अब बैंक को भाई बड़ा दिक्कत है कि ये किसान गरीब है, 5 लाख रुपए ले गया, हो सकता है दारू पी जाए इसकी, या कुछ भी कर ले उसका, या हो सकता है पे ना कर पाए हमें, मतलब रीपे ना कर पाए हमारी बैंक को दोबारा। तो सरकार क्या कहती है, 8% का लोन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 6% जो इसका आप लोन देंगे, आप पैसा देंगे, 6% ब्याज देंगे आप, 6% गवर्नमेंट देगी आपका, आप सिर्फ 2% ही दीजिए। तो ये एक चीज़ है PLI स्कीम के जरिए। और बहुत सारे बेनिफिट्स, जैसे कि मशीनें सस्ती देना, ट्रैक्टर 5 लाख का मिल रहा था तो इतने सस्ता हो गया। और भी गांव गांव तक जो है इजी करना प्रोसेस को, बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट करना, ठीक है। तो ये है। अभी चाइना फैक्टर, ग्लोबल वैल्यू चेन से डिस्कस कर चुके हैं। अब 5वां पॉइंट क्या है, डिस्कस बजट में डिस्कस किया गया था। देखो 4th पॉइंट हमने ये डिस्कस किया था, ये वाला, ठीक है। एक्सटर्नल सेक्टर ऑफ कस्टम ड्यूटी लगाना। फॉर द फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड न्यू सीरीज ऑफ
कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की नई सीरीज चालू की है। ये जो वाइटल है, ये प्रीलिम्स में आ सकता है कि सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, हम आप कंज्यूमर हैं, फाइनल कंज्यूमर हैं, तो उसके लिए, उनके लिए सीपीआई इज द प्राइमरी मेजर यूज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई की तरह यूज किया जाता है, टू मॉनिटर, मॉनिटर का मतलब देख रेख करना, इन्फ्लेशन की, महंगाई की, हिंदी में बोलते हैं महंगाई, महंगाई, हालांकि इसका मुद्रास्फीति बोलते हैं टेक्निकल टर्म में, लेकिन अगर आम भाषा में देखें तो सेट द रेपो रेट को सेट करने के लिए। रेपो रेट क्या है ये भी बताएंगे आपको आगे। आप जानते होंगे रेपो रेट के बारे में। रेपो रेट क्या होता है कि जब आरबीआई रेपो रेट कम करती है, रेपो रेट जब कम करती है तो बैंक के पास ज़्यादा पैसा होता है पब्लिक को देने के लिए। जब रेपो रेट बढ़ाती है तो बैंक के पास कम पैसा होता है, मतलब कि रेपो रेट बढ़ेगा तो बैंक के पास कम पैसा होगा लोगों को लोन देने के लिए, तो सस्ते में लोन दे देंगे आपको। और जब रेपो रेट जब बढ़ेगा तो बैंक के पास पैसा कम होगा, तो बैंक कम ही लोगों को पैसा दे पाएगी, वो भी हाईयर इंटरेस्ट रेट पे, हाई ब्याज चार्ज करके लेगी, तो लोगों के लिए काफ़ी दिक्कत होगी, क्योंकि लोगों को पैसा कम मिल पाएगा, तो हाईयर रेपो रेट बेकार होता है पब्लिक के लिए। मैंने आपको बाकी इसका कॉन्सेप्ट बड़ा है, तो उसके लिए आपको जो है मैं ले आऊँगा अलग से वीडियो। रेपो रेट एक्सप्लेनेशन, हालांकि मैंने यहाँ पे दे दी डेफिनेशन है कि मैं जो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसमें, रेपो रेट इज द इंटरेस्ट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू कॉमर्शियल बैंक्स व्हेन इन्फ्लेशन इज हाई। अगर महंगाई बहुत ज़्यादा है और अगर बैंक फिर भी लोगों को लोन दे रही है, पता लगा महंगाई बहुत है, अब मुझे इस बैंक ने 1 लाख रुपए फिर लोन दे दिया बैंक में, तो मैं क्या करूँगा, फिर उसका मैं और चीज़ खरीदूंगा तो और महंगाई बढ़ जाएगी। तो महंगाई कंट्रोल करने के लिए आरबीआई रेपो रेट बढ़ाती है, ताकि वो, जैसे बैंक है, एसबीआई बैंक है, इंडियन बैंक है, इनको इनके पास कम पैसा पहुँचे आरबीआई से, तो ये भी एक पॉइंट होता है। इम्पैक्ट क्या होता है कि अपडेटेड सीपीआई, आरबीआई इंक्रीजेस रेपो रेट टू मेक बोरोइंग एक्सपेंसिव, कि एसबीआई जब अभी आरबीआई से कहेंगे मुझे और पैसा लाइए, मुझे लोगों को बांटना है, आरबीआई कहेगी पहले मैं 5% पे चार्ज देती थी आपको, अब मैं आपको 10% पे ब्याज दूंगी, क्योंकि ये बैंक आरबीआई से पैसा लेती हैं जब डिमांड खूब ज़्यादा मार्केट में हो। तो अभी क्या है कि ये जो 5% है, यही रेपो रेट है जो सरकार, जो आरबीआई जो है, आरबीआई इन बैंक को देती है, और फिर ये वाली बैंक हम लोगों को, आम आदमी को ट्रांसफ़र करती है, ठीक, पैसा 5% पे मान लो आरबीआई ने आरबीआई ने 5% पे अगर एसबीआई को दिया, तो एसबीआई 8% पे हम लोगों को देगी। अब अगर आरबीआई ने कहा नहीं नहीं मैं 10% पे दिया करूँगी आज से लोन आपको, एसबीआई को, तो एसबीआई फिर हमको 20% पे लोन देगी, तो मैं फिर कहूँगा अरे यार बहुत महंगा लोन मिल रहा है, मैं लोन लूँगा ही नहीं, तो यहाँ पे लोन की डिमांड कम हो जाएगी, तो महंगाई आरबीआई कंट्रोल करती है ऐसे, ठीक। अभी और क्या देखते हैं इसमें हम, अपडेटेड सीपीआई सीरीज हेल्प्स गवर्नमेंट मेक बेटर इन्फॉर्म डिसीजंस, ये बदलना चाहिए कुछ कुछ चीज़ों में, ये इम्पैक्ट करती है आम आदमी को। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, अब एम्पावरमेंट क्या है और डिमांड गैप क्या है। अब पॉजिटिव आउटलुक फॉर कैपेक्स, बैलेंस्ड व्यू बाय वीक, क्रिटिक्स कहते हैं कि गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है एसेट्स पे, ये सरकार मान लो जो भी इन्वेस्ट कर रही है वो आम आदमी तक बड़ी मुश्किल से पहुंच पा रहा है, बहुत स्लो, फास्ट पेस पे नहीं पहुंच पा रहा, तो ये उनका कंसर्न एक है, ठीक है। वोलेटाइल सिनेरियो में डोमेस्टिक डिमांड स्लगिश है, अब बजट फेल्स टू जनरेट इमीडिएट जॉब्स लोगों के पास नहीं है। उसका दोस्तों कारण ये भी एक है कि मान लो पहले टॉर्च बन रही थी, टॉर्च है, कैलेंडर है, ऐसी बहुत सारी आइटम है जो पहले बन रही थी, भारत के लोगों को जॉब मिल रही थी। अब क्या है कि अब ये सब कुछ फ़ोन में आ गया है, और फ़ोन कहाँ से बन के आ रहे हैं, वियतनाम से, चाइना से, हालांकि भारत में भी बनने लगे हैं, लेकिन इसमें क्या है कि तो ये सारी जॉब जो कट गई हैं, आपको टॉर्च, शायद ही कोई हो जो टॉर्च खरीदता हो, बहुत कम लोग हैं टॉर्च खरीदते हैं, क्योंकि सबका फ़ोन से काम हो जाता है, घड़ी है, कैलेंडर है, इनका सबका यूज़ चला गया, तो वो जॉब्स जो थी लोगों के पास वो अब कट गई हैं, वो जॉब जो थी वो अब नहीं रही।
तो ये भी एक है जॉब्स कम होने का। अब दोबारा फिर एआई आ गया है, ये तो और जॉब की कटाई कर रहा है। ठीक है, तो जॉबलेस ग्रोथ दिख रही है, ऐसा उनका बोलना है। फिस्कल फेडरलिज्म क्या है? ये स्टेट और यूनियन के बीच में झगड़ा कि 16th फाइनेंस कमीशन ने कहा है कि 2026 से 31 जो बनाया गया अभी, अरविंद पनगड़िया हैं जो फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हैं, ठीक। तो उन्होंने कहा है कि 41% जो है डिवोल्यूशन में हम देंगे आपको, कि सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर 100 रुपये अगर कलेक्ट करती है तो 41% ही, 41 रुपीज़ ही स्टेट्स को जाएंगी, जो सेंट्रल पूल जो है, जो जीएसटी से आता है। बाकी अगर स्टेट गवर्नमेंट को अपना टैक्स लगा रही है वो तो उसको पूरा का पूरा मिलेगा स्टेट गवर्नमेंट को। लेकिन जो सरकार जीएसटी कलेक्ट करती है, ये जो है, ये सिर्फ और सिर्फ इसका 41% ही स्टेट्स को मिलेगा, ऐसा उनका सेंट्रल गवर्नमेंट का मानना है। पुशिंग वेलफेयर टुवर्ड्स स्टेट स्ट्रेटेजिक शिफ्ट नोटेड इन द एडिटोरियल इज द स्टेट लेड वेलफेयर मॉडल। Central government is increasingly provide grants in aid and loans such as support to states for capital investment, but also attaching strict restrictions लगा बहुत ज़्यादा रही हैं। सोशल जस्टिस का पॉइंट एक आ गया कि कर्तव्य फ्रेमवर्क के अंदर सरकार ने कहा कि 3 कर्तव्य हैं जिनको हमें फॉलो करना है। युवा शक्ति को बढ़ावा देना, जो यंग लोग हैं, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लाई गई है, इस पर मैं ले आऊँगा वीडियो अलग से, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है। पहली बार हायरिंग पे कुछ बात की गई है। हेल्थ एज अ राइट, हेल्थ को राइट बनाया गया है। बायोफार्मा शक्ति की 1000 करोड़ 10,000 करोड़ आउटले किया गया है। गवर्नमेंट ने किया गया मिशन मोड प्रोजेक्ट पे कि ट्रॉमा सेंटर हर डिस्ट्रिक्ट में बनाए जाएंगे, जो 2400 घंटे इमरजेंसी केयर के लिए अफोर्डेबल होंगे। मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में, पहले सिर्फ बड़े बड़े मेगा सिटीज़ में था ये, अब हर डिस्ट्रिक्ट में होगा। नारी शक्ति, वुमेन एम्पावरमेंट पे बात की गई है। जल जीवन मिशन, 55 लीटर वाटर हर व्यक्ति को पर डे दिया जाएगा। डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस की गवर्नेंस को और लास्ट माइल डिलीवरी, ठीक है, टेक्नोलॉजी से लैस कर दिया गया है पूरा। ठीक, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चलाया गया है जहाँ पर जो बहुत ही गरीब डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन पर फोकस किया है। यहाँ पे संपूर्णता अभियान 2.0 ये किया गया है। और सैचुरेशन पे कि हर व्यक्ति को, अगर 100 लोगों को टारगेट किया गया था स्कीम में, तो 100 लोगों तक अगर ये स्कीम पहुंच रही है, फ़ायदा हो रहा, तो 100% सैचुरेशन है। अदरवाइज अगर मान लो 100 लोगों का टारगेट था, सरकार ने सिर्फ 95 लोगों को ही इसका फ़ायदा दे पाया है, तो 95% सैचुरेशन होगा इस स्कीम का। तो ये भी एक पंचम डिजिटल चैटबोर्ड, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है डायरेक्टली विलेज लेवल डिसीजन मेकर से बात करना चाहती है, कांटेक्ट करेगी। अब बहुत सारे ब्यूरोक्रेटिक डीएम, एसडीएम, इनको बाईपास करके डायरेक्ट प्रधान लोगों से उनका जो है फीडबैक लेगी कि क्या इस स्कीम को आप इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। तो वो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि डायरेक्टली बात कर रही है गवर्नमेंट, ठीक है। भारत विस्तार प्रोजेक्ट रूरल डेवलपमेंट में, तो एग्रीकल्चर जो है बैकबोन है इकोनॉमी का, ये सबको पता है। तो भारत विस्तार प्रोजेक्ट के जरिए एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म बनाया गया है ये। इसमें जो है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्लूड किया गया है कि डिजिटल जो पब्लिक है, डिजिटली पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्लूड किया गया है इनटू प्राइमरी सेक्टर, और प्रोवाइड किया गया है उनको एडवाइजरी सर्विसेज, ताकि वो अपनी इनकम और प्रोडक्टिविटी को बढ़ा पाएँ। अब इनकम और प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाएंगे, इनकी डबल फार्मर इनकम का एक लक्ष्य है भारत सरकार का, तो वो एक, ठीक है। चैलेंजेस भी इसमें दिखाया गया है कि इम्प्लीमेंटेशन कम धीरे धीरे हो रहा है। यही दिक्कत एक रहती है भारत में कि इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है, कि पंचायत लेवल पर भी ऐसा होता है। अब कैसे होता है, मान लो सरकार ने कहा कि हम बेनिफिशियरी के अकाउंट में सीधे 1.5 लाख रुपए डालेंगे घर बनाने के लिए, ठीक। अभी ये सरकार ने बोल दिया है कि डायरेक्ट, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि सरकार सीधे वहाँ से फंड रिलीज़ करेगी। और मैं मान लो एक इंसान रहता हूँ गांव में,
मुझे 1.5 लाख रुपए मेरे अकाउंट में आएंगे, फिर मैं इसका ईंट पत्थर जो भी खरीदना खरीदना चाहता हूँ वो खरीदूंगा, अपना मकान बनवाऊंगा, जैसे बनवाना है मैं वैसे बनवाऊंगा। दिक्कत दोस्तों इसमें क्या है कि ये जो इंसान है जिसको मिलेगा पैसा, ये किसको पता है किसको मिलना चाहिए? ये प्रधान बताएगा, ये प्रधान जी बताएंगे सरकार को। अब प्रधान जी पहले लिखवा लेते हैं कि मैं अगर आपका नाम सरकार को दूं कि आपके घर में मकान बनना चाहिए, तो मुझे आप 1.5 लाख में से 30,000 रुपये आप मुझे दो पहले ही, तब मैं आपका नाम बोलूंगा सरकार के पास, तब जाके कुछ आपको मिलेगा। तो ये है सिनेरियो इस चीज़ का कि करप्शन आपने किया लेकिन इम्प्लीमेंटेशन अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहा, इसीलिए पूरा का पूरा बेनिफिट लोगों को नहीं मिल पा रहा है। तो 2026 का गवर्नमेंट का इनिशिएटिव यही है कि फ्रीवेज न बांटें, ठीक है, क्वालिटी स्पेंडिंग करें और रिफॉर्म पे फोकस करें, परफॉर्म करें, रिफॉर्म करें, उसको परफॉर्म करें और लोगों की ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म करें। तो रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, ये नैरेटिव इस बार का है कि सेंट्रलाइज्ड विजन और डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। विजन तो सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी उनसे फीडबैक लेकर के प्रधान को, लेकिन वो नीचे के जो प्रधान जी हैं उनसे कह रही है कि आप अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करो। इवन एनजीओ का सहारा लेगी, सिविल सोसाइटी का भी सहारा लेगी, जो वहाँ पे बुजुर्ग लोग हैं उनसे भी बात करेगी, ऐसा बताया है। ये किसके जरिए? चैटबॉट के जरिए, ठीक है, एआई प्लेटफॉर्म के जरिए। अब कितना हो पाता है ये तो। अब आ जाते हैं आईआर की न्यूज़ पे, न्यू स्टार्ट ट्रीटी। ये क्या है? सिग्निफिकेंट अपडेट हुई है न्यू स्टार्ट ट्रीटी में, 2026 में ये एक्सपायर हो रही है। ये यूएसए और रशिया के बीच में ट्रीटी हुई थी रोनाल्ड रेगन के समय पे, आई थिंक 1987 में हुई थी ये, जहाँ तक मुझे याद है थोड़ा थोड़ा। हालांकि आपको याद नहीं रखना ये है, ये इरेलीवेंट है। जीएस पर सेकंड के हिसाब से, ये आईआर के हिसाब से ही है कि अभी हम कैसे उसको करेंगे, कि कितने कितने न्यूक्लियर बॉम्ब कितने कौन रख सकता है, ये सब इसके बारे में डिस्कस किया गया है। ज़्यादा कुछ डिटेल इसमें आई नहीं है तो हम इस पर बात नहीं करेंगे। ये सिर्फ न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट था कि मतलब रूस के पास अगर 5,000 न्यूक्लियर बम है और यूएसए के पास भी 5,000 है, तो हम कैसे चेक करेंगे, ये कंट्रीज यूएसए और रसिया आपस में कैसे ट्रस्ट करेंगे कि आपके पास इतने ही बम हैं? तो ये सर्विलांस करेंगे हर साल, ऐसा कुछ बताया गया था इसमें। लेकिन ये ट्रीटी एक्सपायर हो रही है 2026 में, तो अब इस पर लोगों की प्रतिक्रिया क्या होगी ये देखना होगा। नई ट्रीटी आएगी, फिर इंडिया का नो फर्स्ट यूज़ क्या होगा डॉक्ट्रिन का, और ये इंडिया के लिए भी चैलेंज है, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना अपने न्यूक्लियर आर्सेनल बढ़ा रहे हैं। कल को मान लो ट्रीटी बदलती है तो चीन और पाकिस्तान कहेंगे नहीं भैया, हम तो ये न्यूक्लियर बम बढ़ाएंगे, तो भारत के लिए एक चैलेंज होगा, फिर भारत को भी बढ़ाना होगा। हम तो पीसफुल कंट्री हैं, लेकिन हमारे नेबर्स की आदत को देख करके हमको कुछ कदम लेना पड़ेगा। रफा क्रॉसिंग क्या है? ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेस्ट एशिया में है। ये प्लेस इन न्यूज़ के सेगमेंट में आता है आपका। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि रफा केवल और केवल ओनली क्रॉसिंग पॉइंट है जो गाजा और इसराइल कंट्रोल नहीं करता है। गाजा और इजिप्ट के बीच की है ये। गाजा मतलब ये इसको पैलेस्टाइन जिसको बोलते हैं, गाजा में आपको पता है कि इसराइल बॉम्बिंग कर रहा है, तो कंट्रोल इसराइल के द्वारा नहीं यहाँ पे अभी है, ठीक है। वही सब बात है, क्या क्यों डिस्कस हो रहा है कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस यहाँ पे काफ़ी बढ़ गई है, लोग जब आ रहे हैं इधर से उधर जा रहे हैं, इजिप्ट में लोग काफ़ी आ रहे हैं, तो ये है। इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आईएमएफ कॉरिडोर जो इंडिया ने साइन किया था, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर, आईएमएफ कॉरिडोर, तो अगर यहाँ पे ज़्यादा दिन तक कॉन्फ्लिक्ट बढ़ती है इसराइल और वेस्ट एशिया में, तो दिक्कत भारत के लिए काफ़ी बढ़ेगी, क्योंकि भारत ने काफ़ी पैसा इन्वेस्ट कर रखा है वहाँ पे, और इंडिया के लोग भी, इंडियन डायस्पोरा भी वहाँ पे रहता है गल्फ कंट्रीज़ में। चाइना फैक्टर दोस्तों है सप्लाई रेजिलियंस। अब दोस्तों चाइना का फैक्टर क्या है? आपको पता है कि चीन को अगर उसके घर में 1,000 चीज़ें चाहिए होती हैं, 10,000 चीज़ें चाहिए होती हैं, तो वो 1,00,000 चीज़ें बनाता है। क्यों? वर्ल्ड में इसको एक्सपोर्ट करना है। तो चीन में जितना कंजम्पशन है उससे ज़्यादा तो वो बनाता है, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, ताकि वो बाहर चीज़ों को डंप कर सके, ताकि बाहर वो चीज़ों को बेच सके। और इंडिया जैसे कंट्री में वो चीज़ों को खूब बेचता है। आपको पता होगा
$3.5 ट्रिलियन का वो उसका ट्रेड है, खाली वो एक्सपोर्ट करता है इतने का माल पूरे वर्ल्ड में। और इंडिया का वही है $900 बिलियन, मतलब $1 ट्रिलियन। तो चीन हमसे 3 गुना ज़्यादा हमसे वो एक्सपोर्ट करता है। तो ये बड़ी बात है, ये चैलेंज भारत के सामने है। अब इंडिया के पास मौका क्या है, जैसे यूरोप से हमने ट्रेड डील की, न्यूजीलैंड के साथ ट्रेड डील की, ठीक है, यूके के साथ ट्रेड डील की, बहुत सारी कंट्रीज के साथ हमने ट्रेड डील कर रखी हैं। तो इससे क्या होगा, यूए के साथ ट्रेड डील की है, तो ऐसे कंट्रीज में क्या होगा हमारे लिए कि हमारे पास मौका है कि हम रिलायबल अल्टरनेटिव बन पाएँ ग्लोबल वैल्यू चेन्स में, कि हम अच्छे से माल बेच पाएँ, चाहे वो कैपिटल गुड्स हों, ठीक है, या चाहे कंज्यूमर गुड्स हों। कंज्यूमर गुड का मतलब बिस्किट, चाय, चायपत्ती, ऐसे एक बार बस खा लिया फाइनल कंजम्पशन के लिए। लेकिन कैपिटल गुड क्या होता है, जैसे कि रेल का इंजन हमने अगर भेज पाएँ, अगर हम बेच पाएँ, तो वो किसी कंट्री में जाता है, फिर वो उसको काम में लिया जाता है। तो ये चीज़, और इंडिया की लीडरशिप ग्लोबल साउथ में खूब होगी, क्योंकि इंडिया के पास खूब लेबर है, उसको हमने किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ये क्या है कि यूपीआई जो हमने बनाया है, जो हम पेमेंट खूब करते हैं, तो पंचम चैटबॉट जो है अभी हमने बनाया है, ये सॉफ्ट पावर को दर्शाता है भारत की है, कि अगर हम ये एक्सपोर्ट कर पाएँ दुनिया भर में, क्या एक्सपोर्ट कर पाएँ, ये डिजिटल गवर्नेंस मॉडल, ये जो यूपीआई है हमने बनाया है कि पेमेंट करने का क्यूआर से, ये काफ़ी हमारे लिए बढ़िया होता है कि इंडिया ये इससे अपनी टाइज और कंट्रीज साथ इम्प्रूव कर सकता है। जैसे कि फ्रांस में हम लोग ऐसा कर रहे हैं, भारत के लोग अब पे कर सकते हैं क्यूआर कोड से, ठीक है। अभी ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पे हम लोग काम कर रहे हैं तेजी से, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ऐसा भी कि सोलर पैनल्स आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे घर में अब इंस्टॉल होना शुरू हो गया है, बहुत बड़े बड़े पैनल्स, ताकि अब हम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम अपने खुद से प्रोडक्शन करें, अपने छत पर वो लगा पाएँ और खुद अपनी कंज्यूम कर सकें, ताकि हमको जो ग्रिड्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स हैं, उसकी ज़रूरत तो पड़े लेकिन इतनी नहीं। अगर हम लोग ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रोड्यूस छत पे हम लगा करके खूब कर रहे हैं, अपने छत पे हमने सौर ऊर्जा लगा लिया, तो हम उसको बेच भी पाएँ, सोलर ग्रिड्स के माध्यम से। तो ये हमारे लिए काफ़ी बढ़िया होगा। इससे क्या होगा कि हमारा नेशनली डिटरमिन्ड जो कंट्रीब्यूशंस हैं, जो हमने पेरिस एग्रीमेंट में कर रखे थे, उसको मीट करने में हमें काफ़ी आसानी होगी, ठीक है। ओपेक कंट्रीज़ पे हमारी जो तेल खरीदते हैं, उस पे काफ़ी हमारा क्रूड ऑयल इम्पोर्ट बिल हमारा कम आएगा, हमारी डिपेंडेंस जो है वो भी हम कम कर पाएंगे अपनी। ट्रंप का टैरिफ जैसा कि है कि उस पर बात आई है आज के न्यूज़पेपर में, तो इंडिया अपने एक्सपोर्ट बढ़ा रहा है और टैरिफ का जो है खूब ज़्यादा हमारे हम पे असर नहीं पड़ा, क्योंकि हमने पीएलआई स्कीम्स दे रखी थी, तो हमारे गुड्स और सस्ते हो गए हैं। अब हम यूरोप में उसको बेच सकते हैं। काफ़ी एफटीएस भारत ने कर रखे हैं यूके यू के साथ, भी पता है यूएस सेंट्रिक मॉडल में। तो वही सब है चल रहा है यहाँ पे कि ट्रंप नाराज़ इस चीज़ से हैं। ट्रंप नाराज़ है यूरोप से कि आपने क्यों भारत के साथ ट्रेड कर लिया, जबकि भारत ही जो है वो कहीं ना कहीं उनका मानना ऐसा है कि रूस के साथ हम लोग, रूस से तेल खरीदते हैं, तो रूस को हम लोग खूब सप्लाई करते हैं, जबकि उनको नहीं पता है कि बहुत सारा जो रूस का हम तेल लेते हैं वो हम रुपए में ही लेते हैं। तो डॉलर की तो बात आई नहीं यहाँ पे। व्हाट एंड हाउ मच, ये टॉपिक अब आया है इस पे। तो इथिक्स का एक पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे न्यूज़पेपर में डिस्कस किया गया है, 3 कर्तव्य वाला। तो इसको हम जीएस पेपर 4 में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो प्रूडेंस वर्सेस एडवेंचरिज्म, तो एडिटोरियल जो है वो फिजिकल प्रूडेंस की बात करता है कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव वर्च्यू है, कि फिजिकल प्रूडेंस का मतलब क्या है, कि फिजिकल का मतलब पैसों से लेन देन है, कि पैसे को कैसा और कहाँ पे खर्च करना है, दिमाग विवेक अपना लगाना है कि कहाँ पे कैसे खर्च करना है, ये हमारे अंदर होना चाहिए। एज अ डीएम, एज अ एसडीएम, एसपी, इसका होना चाहिए कहाँ पे खर्च करना है। तो ये बताया गया यहाँ पे, ठीक है। ड्यूटी है सिविल सर्वेंट की ऐसा करना, ऐसा नहीं कहीं पर भी फूट कर रहे हैं। और हम जो एसडीएम और डीएम है, ये ट्रस्टी हैं पब्लिक फंड के, कि पब्लिक का जो टैक्स का पैसा आता है, ये कहीं ना कहीं हमको अच्छे तरीके से यूज़ करना है, फ्रीबीज नहीं बांटनी है नेताओं की तरह। तो ये एक प्रूडेंस वर्सेस एडवेंचरिज्म। ऐसा एडवेंचरिज्म का मतलब होता है कि हम खतरा मोल ले रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए भारत, ये नहीं होना चाहिए हमारे अंदर। हमारे अंदर विवेक होना चाहिए, प्रूडेंस, ठीक है।
इंटेग्रिटी इन इम्प्लीमेंटेशन, कि हर इंसान को रूल बेस्ड चीज़ें देना, कोई बेईमानी नहीं, आपका इरादा सही हो कि मैं किसको दे रहा हूँ, और ऑनेस्टी होनी चाहिए इस चीज़ में। अब ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी में क्या अंतर होता है? ऑनेस्टी का होता है ईमानदारी। अगर मुझसे पुलिस वाला पूछे ये आपने चोरी क्यों की, तो मैं कहूँगा कि सर मैंने चोरी इसलिए की क्योंकि मैं भूखा था, मैंने चोरी इसलिए की क्योंकि मैं भूखा था। लेकिन ये चोरी करना अपने आप में बुरी बात है, तो इंटेग्रिटी जिसके अंदर होगी वो चोरी करेगा ही नहीं। सबसे पहली बात तो ये है, चाहे उसको कितनी भी भूख लगी हो, वो किसी से मांग के खा लेगा कि भैया प्लीज़ हमें दे दो, वो चोरी करेगा नहीं। तो इंटेग्रिटी का मतलब है कि जो ऑनेस्टी तो है, लेकिन कोई गलत काम न करना, ना किसी को सलाह देना, चाहे कोई देख रहा हो ना देख रहा हो, अपने अंदर आत्मा आपकी ऐसी शुद्ध होनी चाहिए। तो ये है ऑनेस्टी में, क्या है कि आप सच बोल सिर्फ रहे हो सकता है कि आपने गलत काम किया हो। जैसे मैं कह दूं कि मैंने आतंकवादी हमला किया है, तो ये मेरी सच्चाई है, मेरी ऑनेस्टी है कि मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ। लेकिन अगर मेरे अंदर इंटेग्रिटी होगी तो मैं सच्चाई बोलना क्या, मैं इससे पहले जाऊंगा, मैं ये हमला करूंगा ही नहीं। एम्पैथी और इंटेलिजेंस, इकोनॉमिक इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है कि ऐसी विवेक, ऐसा इंटेलिजेंस हमारे अंदर हो कि मैं दूसरों के दुख दर्द को समझ पाऊँ। एम्पैथी का मतलब होता है कि समानुभूति की, ये चीज़ जो मेरे साथ हो चुकी है। सिंपैथी का मतलब क्या है, कोई मान लो तकलीफ में है तो मैं उसको समझने का प्रयास कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, मैं समझूं कि इसके ऐसा क्यों हो रहा है। और एम्पैथी का मतलब होता है कि मैं उसको महसूस कर पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, और सारी सहायता भी करना को तैयार हूँ। और कंपैशन का मतलब होता है करुणा, कि मैं उसकी सहायता करना चाहता हूँ, और हर कदम पे मैं उसकी सहायता कर रहा हूँ, भले मैं अपना थोड़ा लॉस ही क्यों ना कर लूँ। मान लो बहुत भूखा है एक इंसान, अब मेरे पास अगर सिंपैथी होगी तो मैं देखूंगा कि यार कितना भूखा इंसान है, कोई इसके लिए कुछ करता क्यों नहीं है, तो मेरी सिंपैथी हो गई। अब एम्पैथी क्या होगी कि हाँ मुझे भी यार भूख लगी थी यार, वाकई में बड़ा दर्द होता है, और प्लीज़ यार कोई मदद कर दो, और थोड़ा बहुत आप हेल्प करने की जा ये ट्राई भी करो। कंपैशन में क्या होता है कि आप दूसरों की अपने जेब से पैसे खर्च कर सकते हो, या आपके पास मान लो आइसक्रीम आप खाने जा रहे थे तो आपने वो आइसक्रीम इसको दे दी कि बड़ा भूखा है। तो कंपैशन तो बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड है जो आपको लोगों के साथ कनेक्ट करवाता है। ये केस स्टडी में आ सकता है कि 55 लीटर पानी हर इंसान को जल जीवन मिशन के तहत देना, ये दिखाता है कि रूरल वाटर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम को आप सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये एम्पैथी दिखाता है आपकी, कि मैं कितना एम्पैथाइज करता हूँ कि हाँ लोगों को दिक्कत होती है। ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है कि लोगों की दिक्कतों को समझना, एम्पैथी को समझने समझने का। एम्पैथी से पहले आता है इमोशनल इंटेलिजेंस, जो दिखाता है कि आप समझदार हो, आप समझ रहे हो इमोशनली चीज़ों को। ठीक है, जैसे कि हमने पंचायत बनाया, पंचायत में पंचम डिजिटल चैटबोर्ड के ज़रिए मैं इनकी दिक्कतों को ये समझ पा रहा हूँ कि ये यहाँ पे स्टेबिलिटी की समस्या है तो उसको सॉल्व करना है, लोकल ओनरशिप की समस्या है। तो अभी देखो क्या है कि मेमोराइज़ कैसे करना आपको है चाहिए, कि हमने पहले बजट के बारे में पढ़ा था, तो आर्टिकल 12 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, 41% डिवोल्यूशन है, 12 लाख करोड़ रुपए का हम खर्चा कर रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर में, कैपेक्स में खर्च कर रहे हैं। फिर है रफा क्रॉसिंग, इजिप्ट गाजा के बीच में है और इसको इजिप्ट कंट्रोल नहीं करता है। फिर न्यू स्टार्ट ट्रीटी साइन हुई। फिर फिजिकल प्रूडेंस पे बात हुई, जो कि GS4 में इथिक्स में, जो कि 250 नंबर का पेपर होता है, और ओनली इथिक्स बहुत छोटा सब्जेक्ट है, इसको पढ़ सकते हो। ये 250 नंबर का आता है भाई, ये मेंस में, GS मेंस में आपके 250 नंबर, जो कि 1000 नंबर का पेपर चारों होते हैं, उनमें से एक पेपर आपका है, तो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प कर सकता है। अब टेक्निकल वर्ड, जैसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है कि ऑफिशियल कॉन्स्टिट्यूशनल नेम है बजट का। बजट का नेम दोस्तों है डॉक्यूमेंट, क्या कहता है ये, गवर्नमेंट की रिसिप्ट, मतलब कि गवर्नमेंट के पास कितना पैसा आएगा और गवर्नमेंट कितनी खर्च करेगी, इसका स्टेटमेंट, इसका एस्टिमेट देना ही एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या होता है कि गवर्नमेंट अगर 1 रुपया खर्च करती है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो ये 1 रुपये से ज़्यादा सरकार को वापस कमाई के रूप में देता करके है,
जो कि नेशनल जीडीपी में हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। जैसे बिल्डिंग का ब्रिज, अगर सरकार ने ब्रिज बनाया तो लोगों को जॉब्स मिलेंगी, डिमांड बढ़ेगी स्टील की, तो स्टील कंपनियां भी खूब कमाएंगी, व्यापार बढ़ेगा। इससे लोग भी, बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो उनको नदी क्रॉस करके नहीं, ब्रिज से जाएंगे, जल्दी पहुंच जाएंगे, लोगों की लाइफ बचेगी। ये भी है कि ब्रिज पे आप आसानी से जा सकते हो, नवैया पार करके अगर जाओगे तो दिक्कत होगी। क्राउडिंग इन क्या है? व्हेन अ गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इन मेक्स इट मोर प्रॉफिटेबल, जब सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर में खूब खर्चा करती है तो लोगों के लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल होता है ये, और कंपनीज खूब सारा इन्वेस्ट करती हैं। ठीक है, जब गवर्नमेंट इन्वेस्ट करे, जब गवर्नमेंट खूब इन्वेस्ट करे, पैसा पैसा लगाए जब, तो उसे बोलते हैं क्राउडिंग इन। और क्राउडिंग आउट क्या होता है कि जब सरकार बहुत सारा पैसा मार्केट से बोरो कर ले, सरकार बोरो कर ले। अब मतलब सरकार ने बोरो किया, अब मैं मुकेश अंबानी हूँ, मैं भी चाहता हूँ बोरो करूँ, तो लोग क्या सरकार को ज़्यादा पैसा देंगे, क्योंकि सरकार स्टेबल है, सरकार कहीं भागी नहीं जा रही है। अगर मैं अंबानी हूँ, विजय माल्या हूँ, अंबानी अगर मान लो, तो अगर मैंने किसी से पैसा मांगा तो हो सकता है कि मैं देश छोड़ के भाग जाऊं, तो लोगों को चिंता होती है। तो सरकार के कंपैरिजन में लोग, या अगर मान लो अंबानी को चाहिए पैसा बहुत, तो सरकार अगर मान लो मुझे 8% रुपए, 8% पे ब्याज, सरकार बोल रही है कि अगर सरकार बोल रही है कि आप मुझे 100 रुपये दीजिए, फिर मैं आपको अगले साल 105 रुपये दूंगा, सरकार बोल रही है। तो अगर अंबानी जी को सरकार से कम्पीट करना है कि मुझे पैसा चाहिए, तो 100 सरकार के, तो अंबानी जी कहेंगे कि पब्लिक वालों, पब्लिक से कहेंगे कि मुझे 100 रुपये दो, मैं आपको 110 रुपये दूंगा। तब लोग भले इन पर ट्रस्ट कर लें। अगर इतना ही इंटरेस्ट देंगे तो लोग सरकार को देंगे, क्योंकि सरकार के पास एक रिलायबिलिटी होती है, विश्वास होता है कि सरकार बहुत बड़ी है, सरकार गिरेगी नहीं, ऐसा है। ठीक। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? गैप गवर्नमेंट जितना इन्वेस्ट करती है और गवर्नमेंट जितना अर्न करती है। सरकार कमाई 100 रुपये हुई और सरकार ने पैसा खर्च कर दिया 105 रुपये, तो 5 रुपये जो सरकार ने ज़्यादा खर्च किया, ये फिजिकल डेफिसिट है। फिजिकल फेडरलिज्म क्या है? फाइनेंशियल पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो सेंटर और स्टेट के बीच में, मोदी सरकार और योगी सरकार के बीच में जो पैसे को लेकर के जो डिवीजन है कि 100 रुपये कमाई टैक्स की हुई और हम 41 रुपये तुम्हें देंगे, इनको देंगे, और कैसे इसको खर्च करेंगे स्कीम्स में, 90-10, 60-40, ये फिजिकल फेडरलिज्म के बारे में बताता है। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये फाइनेंस कमीशन डिसाइड करता है। तो ये 280 आर्टिकल में आता है। वर्टिकल डेवल्यूशन क्या है कि परसेंटेज ऑफ टोटल सेंट्रल टैक्स पूल, सरकार को मान लो 1 लाख करोड़ रुपए सरकार ने कमाया, 1 लाख करोड़ रुपए कमाया। अब सरकार कहती है कि 15 फाइनेंस कमीशन के हिसाब से मैं आपको 41% दूंगी, मतलब कि 41,000 करोड़ रुपए मैं सरकारों को दूंगी, जिसमें यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये सारे शामिल हैं। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या है? सेंटर और स्टेट के बीच में कितनी कितनी, एक मान लो स्कीम आई है कोई स्कीम, तो सरकार ने कहा कि 100 रुपये अगर इस स्कीम पे खर्चा होगा तो 60 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 40 रुपये स्टेट गवर्नमेंट देगी, तो 60-40 है। 90-10 का रेशियो क्या है? मतलब कि 90 रुपये सरकार खर्च करेगी, मोदी सरकार, 10 रुपये खर्च करेगी योगी सरकार। तो ये है, जैसे कि जल जीवन मिशन में भी ऐसा है। सेचुरेशन वेलफेयर क्या है कि जितना गोल था उनमें से कितने लोगों को हमने सर्व किया है, वो गोल कितने लोगों पर तक वो चीज़ें पहुंचाई हैं, तो वो दिखाता है। अगर टारगेट था 100 लोगों का और 100 लोग भी को फ़ायदा हो गया तो हम कहेंगे कि 100% सेचुरेशन है, जो कि बहुत कम होता है। ऐसा होता नहीं है कि आप सबको टारगेट करें, सबको हो जाए, 5-6 लोग तो बच ही जाते हैं। स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी क्या है? इंडिया की पॉलिसी मेकिंग जो इंडिपेंडेंट हो फॉरेन पॉलिसी डिसीजन से। ट्रंप ने टैरिफ लगा दिए, फिर भी इंडिया रशिया से तेल खरीद रहा है, ये दिखाता है कि इंडिया की स्ट्रेटजिक इकोनॉमी बरकरार है। जबकि पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया, पाकिस्तान ने रूस से सारे रिश्ते तोड़ दिए। वेरीफाइबल ट्रांसपेरेंसी, ये एक वर्ड आया है। तो ट्रीटीज़, जो न्यू स्टार ट्रीटी है, तो रूस ने कहा कि हम भी 5,000 न्यूक्लियर बम रखेंगे, अब जो है यूएसए ने कहा हम भी रखेंगे। तो अभी इतने पे डील हो गई कि 5,000 से ऊपर नहीं बढ़ेंगे। तो ये लोग आपस में वेरीफाई करते हैं, अपना प्लेन गुजारा करके
रूस के हिस्से के ऊपर यूएसए अपना प्लेन गुजारता है और चेक करता है कि इनके पास कितने न्यूक्लियर बम है। ऐसा ही रूस करता है यूएसए के ऊपर। लेकिन अब चूंकि ट्रीटी एक्सपायर हो रही है तो अब ट्रांसपेरेंसी कहाँ बचेगी? तो ये खतरे की बात है कि वेरीफाइबल ट्रांसपेरेंसी अब नहीं बचेगी शायद। अपने साइंटिस्ट को भेजना, यूएसए रशिया में भेजते हैं, रशिया के लोग यूएसए में साइंटिस्ट भेजते हैं ताकि न्यूक्लियर साइट्स को वो इंस्पेक्ट कर सकें, ताकि कोई चीटिंग ना हो। पता लगा वादा हुआ था 5,000 का, रूस बैठा है, पता लगा 50,000 न्यूक्लियर बम बनाए, तो ये दिक्कत होगी फिर यूएसए के लिए, फिर यूएसए ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। ग्लोबल वैल्यू चेन्स का मतलब क्या है? ग्लोबल वैल्यू चेन्स का मतलब यह है कि अगर मान लो एक गाड़ी बननी है, कार, भारत में इसके टायर बन रहे हैं, बांग्लादेश में इसकी स्टीयरिंग बन रही है, पाकिस्तान में इसकी पेंटिंग बन रही है, कार की पेंट, तो ऐसे बहुत सारे टूल्स कनेक्टेड अगर हैं तो उन सभी को इंश्योर करना कि ये किसी कंट्री में ये डिसरप्ट ना हो, वरना कार बन नहीं पाएगी। पता लगा कार कंपनी को चाहिए होंगे मटेरियल्स, वो आ ही नहीं पाएंगे क्योंकि उस कंट्री में वो चीज़ प्रोड्यूस सही से नहीं हो पा रही है किसी भी कारण से। इसीलिए रिलायबल पार्टनर चूज करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि ऐसे कंट्रीज चूज करो जो आपको आसानी से ये रॉ मटेरियल दे पाएँ, ताकि आप अच्छे से वो कार मैन्युफैक्चर कर पाओ, या कोई प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल तो उसको अच्छे तरीके से आप प्रोड्यूस कर पाओ। फिस्कल प्रूडेंस मतलब सही से पैसा खर्च करना, केयरफुल होकर के, वाइजली, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी। ट्रस्टीशिप ऑफ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की डीएम वगैरह हैं, ये पब्लिक फंड के सिविल सर्वेंट जो रहते हैं, ये केवल बजट को ओन नहीं करते हैं, ये केवल ट्रस्टी हैं जो पब्लिक के बिहाफ पे पैसा लेते हैं और फिर उन्हीं को बाद में स्कीम्स के जरिए, ब्रिज के जरिए, है ना, डैम के जरिए, रेलवे लाइन है, इनके जरिए इन्वेस्ट करते हैं। तो अच्छे से इन्वेस्ट करो, ऐसा नहीं है कि एक सड़क ऐसे बना दी जहाँ पर इतनी आबादी रहती नहीं है, शायद उसको कोई यूज ही नहीं करेगा, तो ये फिस्कल प्रूडेंस का एग्जाम्पल नहीं है। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर शहरों में क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे पब्लिक बहुत रहती है और वहाँ पे वाहन भी बहुत रहते हैं, इसीलिए जो शहर के अंदर जो सड़कें होती हैं बहुत मजबूत होती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे वाहन हैं। मान लो एक ऐसा इलाका है जहाँ पे इतने वाहन नहीं हैं, चलते बहुत कम चलते हैं, तो वहाँ पर आप अगर थोड़ी कम क्वालिटी की सड़क बना दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको बोलते हैं फिस्कल प्रूडेंस। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोडक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, जैसे कि डिजी लॉकर, यूपीआई, आधार से बनाया गया है, ये सरकार ऐसा बना रही है ताकि लोगों का कॉन्फिडेंस जीत सके। सरकार कल को स्कीम अगर लॉन्च करना चाहती है तो डायरेक्टली उस इनके आधार के जरिए वो भेज सकती है बैंक अकाउंट में, ताकि पता रहेगा कि मैं किसको भेज रही हूँ, कितना पहुँच चुका, ये वेरीफाई होगा। अंगूठा लगवाना वगैरह वगैरह ये सब सरकार करती है। ठीक है, डिजी लॉकर का मतलब है कि सारे डॉक्यूमेंट जो आपके फिजिकल फॉर्मेट में थे, आपकी मान लो 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, पैन कार्ड, आधार कार्ड जो आपके पास रहता है, वो डिजी लॉकर में आप स्टोर कर सकते हो अपने फ़ोन में, वेबसाइट में। तो आप डिजी लॉकर ऐप है, उसमें आपका आईडी इसमें होगी आपकी, और उसमें आपका पासवर्ड होगा। अब मान लो आप कहीं चले गए और आपके पास ये आधार कार्ड, पैन कार्ड नहीं है, तो आप किसी भी दुकान पे जाकर के, मान लो कंप्यूटर दुकान पे जाकर के आपको अगर ज़रूरत पड़ गई, तो आप अपना लॉगिन पासवर्ड आईडी डाल के वहाँ से आप निकाल सकते हो आधार कार्ड और पैन कार्ड। क्यूआर वहाँ पे आपका होगा, स्कैन कर सकते हो, जो भी जिसको ज़रूरत है वो ले सकता है इसको। ठीक है, या किसी के फ़ोन से भी आप लॉगिन कर सकते हो। मान लो किसी का फ़ोन पा गया तो उसमें थोड़ी देर के लिए लॉगिन कर लिया आपने, ये हो गया। क्राउड आउट इफेक्ट क्या होता है? वही मैंने बताया ना कि क्राउड आउट इफेक्ट, कि सरकार जब पैसा खूब लेती है कंपनी से, मान लो मार्केट में सपोज करो थोड़ी देर के लिए इंडिया की पब्लिक के पास 1,00,000 रुपए थे, अब सरकार ने मान लो कहे कि मुझे पैसा चाहिए, सरकार ने अगर मान लो उधार कर लिया तो उसको बोलते हैं क्राउड आउट। की 800 रुपये पता लगा कि सरकार ने ही उधार ले लिया, तो 200 रुपये सिर्फ बचे, जिसमें अंबानी, अडानी, पता नहीं कितने कंपनीज फिर इनसे रुपए ले पाएंगे, सिर्फ 200 रुपये बचे हैं। अगर सरकार कहे नहीं, मैं क्राउड इनकी पॉलिसी अपनाऊंगी, मैं इन्वेस्ट करूंगी और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे वगैरह वगैरह पे मैं उधार नहीं दूंगी, तो अंबानी अडानी के लिए ये 1,000 रुपये पूरे का पूल इनका होगा। फिर अंबानी चाहे तो कम इंटरेस्ट रेट पर भी बैंक वाले दे देंगे, क्योंकि बैंक के पास अब पैसा देने होगा इनका, वरना कमाई कहाँ से करेंगे। पहले सरकार इनका उधार ले रही थी, तो यही बात यहाँ पे की जा रही है। अब क्वेश्चन आंसर
इसी पे जो हमने टॉपिक डिस्कस किया अभी तक। बजट ने 3 कर्तव्य इंट्रोड्यूस किए हैं, ग्रोथ के, एस्पिरेशंस के और इंक्लूसिव डेवलपमेंट के। पब्लिक कैपिटल कैपेक्स एक्सपेंडिचर जो है वो 12 लाख करोड़ का किया गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर सिर्फ। जिसमें कि सड़कें बनाना, रोड बनाना, रेल बनाना, ये सब। पेंशन देना ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं आता है। किसी को पेंशन दे रहे हो आप, या तो वो नहीं है, तो दोनों सही है ये। फिस्कल डेफिसिट ऑफ द ईयर इज 4.3%। इस सरकार अगर 100 रुपये कमा रही है तो 104.3 रुपये खर्च कर रही है, ये बताया जा रहा है, तो ये भी सही है। तो ऑल स्टेटमेंट सही है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 2025-26 में 4.4 था, इस बार कम है, 1.1% कम है यहाँ पे। न्यू स्टार्ट ट्रीटी थी, ये अभी न्यूज में रिसेंटली आई है। ये किन कंट्रीज के बीच में साइन हुआ? क्या बायलैटरल न्यूक्लियर आर्म रिडक्शन एग्रीमेंट बिटवीन यूएसए एंड रसिया है, या ब्रिक्स के बीच में ट्रेड करने के लिए है, या रामसार एग्रीमेंट जो कि ग्लोबल कन्वेंशन है उस पर है, या साउथ ईस्ट एशिया में? आपको मालूम पड़ गया होगा, मैंने डिस्कस किया था। ए पॉइंट सही इसका है। ये न्यू स्टार्ट ट्रीटी है, लॉन्ग लास्टिंग सर्वाइविंग ट्रीटी है। 2026 में इसको एंड होना था तो ये एंड हो गई, ठीक है। रफा क्रॉसिंग क्या है आपको पता होना चाहिए। लैंड ब्रिज है सिनाई पेनिनसुला, इजिप्ट और गाजा स्ट्रिप के बीच में, सही। इट इज़ द ओनली गेटवे। अब यहाँ पे आप कहोगे ओनली है तो गलत होगा, नहीं, ये भी सही है। गाजा स्ट्रिप और डायरेक्टली कंट्रोल नहीं की जा रही है इजराइल के द्वारा, ये सही है। इट सर्व्स एज अ वाइटल कॉरिडोर फॉर ह्यूमैनिटेरियन एंड एड। ये इजिप्ट के थ्रू जब हमको एड भेजते हैं, इसराइल ने काफ़ी आपत्ति की थी कि भैया ये गलत है, इजिप्ट के जरिए बाकी बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं जो इसराइल का भला नहीं चाहती हैं वो बंदूकें और सब भेज रही हैं, तो इसीलिए हम इसको डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं, या फिर इसको मतलब तबाह करना चाहते हैं। तो ये काफ़ी न्यूज़ में रहता है, तो डी ऑप्शन इसका सही है। विद रेफरेंस टू जल जीवन मिशन, 55 लीटर वाटर पर पर्सन पर डे के हिसाब से दिया गया है एवरी हाउस होल्ड। क्या ऐसा किया गया है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम, मतलब कि सारा पैसा सरकार मोदी जी ही देंगे, ऐसा है क्या? क्या स्टेट गवर्नमेंट नहीं देगी? गलत हो जाएगा ये स्टेटमेंट, ये इनकरेक्ट है, ये वाला करेक्ट है। दूसरा अगर इनकरेक्ट है तो ये गया, ये गया, ये गया। आपको देखना है कि ये क्या पूछ रहा है, ये करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो आप बी पे पहुंच गए आराम से। जल शक्ति मिनिस्ट्री इसकी नोडल मिनिस्ट्री है, मतलब इसको इम्प्लीमेंट करने वाली मिनिस्ट्री नोडल मिनिस्ट्री है ये, मिनिस्ट्री जल शक्ति। तो ये भी स्टेटमेंट सही हो गया। हिमालय के स्टेट में जैसे और नॉर्थ ईस्ट में ये 90-100 है, 90-10 है, कि मोदी जी 90 रुपये देंगे और बाकी स्टेट के चीफ मिनिस्टर जो हैं, ये योगी जी हो गए, राजस्थान के सीएम हैं, ये 10 रुपये देंगे। कैसा? मतलब कि मान लो 1000 रुपये मोदी जी ने एलोकेट किया, सपोज करो थोड़ी देर के लिए, 100 रुपये इसमें राजस्थान को मिले, 100 रुपये यूपी को मिले, ऐसे ऐसे सबको मिले, ठीक। तो इसमें से 50-50 मोदी जी देंगे, 50 रुपये राजस्थान के सीएम देंगे। ऐसा ही योगी जी भी 50 रुपये देंगे, 50 रुपये मोदी जी देंगे, इसमें भी मोदी जी देंगे, ठीक। अब मान लो नागालैंड की बात आ गई, तो वहाँ पर 90 रुपये मोदी जी देंगे और 10 रुपये वहाँ के सीएम देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से बात चल रही है यहाँ पे। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, मतलब कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम नहीं है, सेंट्रल यहाँ पे स्पॉन्सर कर रहा है, मतलब कुछ हेल्प दे देगा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का भी खर्चा होगा, दोनों का खर्चा होगा। बायोफार्मा शक्ति, ये बजट में मेंशन किया गया था, क्या है? तो आई स्कीम टू प्रोवाइड सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी टू, सब्सिडाइज्ड मतलब कि सस्ती इलेक्ट्रिसिटी फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को देना, बिल्कुल नहीं। मैंडेटरी इंश्योरेंस स्कीम फॉर वर्कर्स, मैंडेटरी इंश्योरेंस मतलब ज़बरदस्ती का इंश्योरेंस, मतलब केमिकल हेल्थ, ये भी नहीं। टू वर्कर्स एम्प्लॉयड इन एन इनिशिएटिव टू यूज बायोटेक्नोलॉजी टू इन्हांस एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, ये भी नहीं।
स्ट्रैटेजी टू डेवलप इंडिया एज अ ग्लोबल बायोफार्मा हब विद एन आउटले ऑफ 10,000 करोड़ रुपए। हाँ, ये सही है, तो 20 का ऑप्शन सही हो जाएगा। मल्टीप्लायर इफेक्ट जो अभी डिस्कस किया गया था बजट में, तो क्या है ये? इकोनॉमी का क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑफ द कैपेक्स इज जनरली हायर देन दैट ऑफ रेवेन्यू बिकॉज इट क्रिएट्स प्रोडक्टिव एसेट्स दैट हैज़ लॉन्ग टर्म कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सही है। हाई रेवेन्यू डेफिसिट इन द बजट कैन पोटेंशियली क्राउड आउट द मल्टीप्लायर बेनिफिट्स ऑफ by increasing government interest burden. A high revenue deficit in the budget can potentially crowd out, तो ये भी सही है। मल्टीप्लायर इफेक्ट इज यूनिफॉर्म अक्रॉस ऑल सेक्टर्स। भैया ये ऑल सेक्टर कहाँ पे है? थर्ड वाला गलत हो गया, तो इसका ए ऑप्शन सही है। ये वाला ए ऑप्शन सही है। फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया, तो ये उसका आपने देख लिया आंसर है। एक और दो, चलो कोई दिक्कत नहीं, एक और दो सही है, तीसरा गलत है। These grants are technically classified as revenue expenditure in the union budget, कि जब हम ग्रांट्स एड देते हैं फॉर क्रिएशन ऑफ, ठीक है, यूनियन कैपेक्स टू इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर के हिसाब से। न्यू वो क्वेश्चन आप लेकर लेना, काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये, डिस्कस करते हैं। न्यू सीपीआई सीरीज भी दी गई है। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस कुछ हैं आपके लिए थे, मैंने किए थे। न्यू सीपीआई सीरीज डिस्कस इन द एनालिसिस जो ऊपर किया हमने है। तो बेस ड्रिफ्ट क्या होता है? प्रॉब्लम वेयर ओल्ड कंजम्पशन बास्केट्स डू नॉट रिफ्लेक्ट द करंट स्पेंडिंग ऑन सर्विसेज लाइक डेटा स्ट्रीमिंग। तो ये आपको सारे मिल जाएंगे, ये आप लोग खुद देखिएगा इसमें, ठीक है। डी ऑप्शन इसका सारे करेक्ट है। फ्रॉम द सस्पेंशन ऑफ न्यू स्टार्ट, सस्पेंड जो हो गई है 2026 में, सस्पेंड, इसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे, क्या इसके दुष्परिणाम होंगे, तो वो देखना है। वेरीफाइबल ट्रांसपेरेंसी में ब्रेकडाउन हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ठीक। वो द वेयर बोथ द इंस्पेक्ट करते थे अपने साइंटिस्ट को भेज करके अपने प्लेन से चेक करके कि कितनी साइट्स वहाँ पे हैं। ऐसा तो नहीं है कि रूस ने बढ़ा लिया हो या फिर अमेरिका ने और सारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स बढ़ा लिए हों, ठीक है। एन इमीडिएट एंड टू नो फर्स्ट यूज कमिटमेंट्स ऑफ ऑल न्यूक्लियर 5 नेशंस। क्या ऐसा हुआ है? इमीडिएट एंड तो ऑल का तो होगा नहीं, ठीक है। हो सकता है इंडिया की कमिटमेंट जो है अपने आप में वो इंटैक्ट रहें, चाइना की कमिटमेंट हो सकता है इंटैक्ट रहें, रशिया की कमिटमेंट नहीं होगी। रशिया और यूएसए के बीच में साइन था ये, तो हम लोग गारंटी कैसे ले सकते हैं? उन्हीं दो के बीच में था। अब पोटेंशियल इंक्रीज इन टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स, हाँ ऐसा हो सकता है कि विच आर नॉट कवर्ड अंडर सेंट्रल लिमिट्स ऑफ ट्रीटी, ये हो सकता है। तो 1 और 3 सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रफा क्रॉसिंग पे क्वेश्चन दोबारा आ गया है, तो इट्स अ प्राइमरी टर्मिनल फॉर प्रपोज्ड, इसके लिए नहीं, आईमेक के लिए नहीं है। इट अलाउज इजिप्ट टू प्रिवेंट स्पिल ओवर ऑफ मिलिटेंसी फ्रॉम गाजा, ये हो सकता है। इट इज़ अ मेन एंट्री पॉइंट फॉर इजिप्ट लिक्विफाइड नेचुरल गैस एक्सपोर्ट टू यूरोप, बिल्कुल नहीं, ये उसके बारे में भी नहीं है। इट एक्ट्स एज अ लीगल मरीन बाउंड्री बिटवीन इजिप्टियन एंड इसराइली टेरिटोरियल वाटर्स, नहीं, उससे को नहीं। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन, कि गाजा से जो मिलिटेंसी जो होती है स्पिल ओवर, उसका इफेक्ट इजिप्ट में ना हो जाए। तो थैंक यू दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हम लोगों ने। मिलते हैं 3 फरवरी के लेक्चर पे, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, गुड बाय।